मेरा नाम हुक्माराम है। मेरे बचपन में मेरी विकट परिस्थितियाँ थी और क्योंकि मेरे माता जी है वो दिमागी पेशेंट है और एक हाथ से विकलांग है, इसलिए मुझे खाना वगैरह मेरे पिताजी ने खिलाया। और उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे तैसे करके मैंने के साथ साथ मैं गुजरात चला गया। वहाँ पर हमाली का काम करने शुरू हो गया। गुजरात की ऐसी कोई मतलब मंडी नहीं है, धान मंडी, वहाँ पर मैं गया नहीं। मित्रों नमस्कार। क्या हो जब ये पूरी जो दुनिया है वो बेरंग हो? क्या हो जब इस दुनिया का कोई रंग ही नहीं हो? और ये जो संघर्ष होते हैं ये अपनी ज़िंदगी के वही रंग होते हैं जिससे जो अपनी जो ज़िंदगी है वो रंगीन दिखाई देती है। और यही संघर्ष की कहानी बताती है हुक्माराम जी की। और आज हमारे साथ जो है हुक्माराम जी जुड़ चुके हैं, उनसे हम आज बात करेंगे। उनकी सफलता की कहानी है, उनसे आपको मैं वाकिफ करवाऊंगा। हुक्माराम जी जिन्होंने हाल ही में फर्स्ट ग्रेड का जो परिणाम आया है जिसमें इनकी जो पूरे राजस्थान में 34वीं रैंक लगी है और साथ ही साथ बाड़मेर जिले में दूसरी रैंक लगी है। यानी जो गुणेशाराम जी है उनके बाद में जो निचले पायदान पर है वो हमारे साथ में हुक्माराम जी जुड़ चुके हैं। इनसे हम जो है इनके अनुभव, इनका जो संघर्ष भरा जो ये समय था ये आपसे वाकिफ करवाऊंगा। तो जुड़ते हैं, इनसे कुछ सवाल करेंगे हम और जानेंगे कि इस समय के दौरान में कैसी परिस्थितियां रही, किस प्रकार का आपको संघर्ष करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हुक्माराम जी अपना परिचय बताएं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम हुक्माराम है। मेरे पिताजी के नाम स्नोप श्री चमनाराम जी है और मेरी ग्राम पंचायत कमटाई, तहसील सिंदरी, जिला बाड़मेर से मैं बिलोंग करता हूँ। तो हुक्माराम जी वैसे हर किसी की एक संघर्ष की कहानी होती है। हर कोई चाहता है कि वो एक अच्छी नौकरी ले और जो अपना जो जीवन है उसको थोड़ा खुशनुमा बनाए। तो जब आप अध्ययन कर रहे थे तब आपको कब लगा कि मुझे जो है नौकरी लेनी पड़ेगी? यानी कब आपको ये महसूस हुआ कि नहीं अब तो मुझे नौकरी लेनी पड़ेगी? सर वैसे मेरे बचपन में मेरी विकट परिस्थितियाँ थी और क्योंकि मेरे माता जी है वो दिमागी पेशेंट है और एक हाथ से विकलांग है, इसलिए मुझे खाना वगैरह मेरे पिताजी ने ही खिलाया हाथ से रोटी बना के। और 8-10 साल का हुआ तब मैं खुद ही खाना बनाने लग गया। और उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे तैसे करके मैंने 10वीं पास की, फिर 12वीं की, फिर मेरे को लगा आगे मैं पढ़ नहीं सकता। तो फिर मैंने देखा अब कैसे करें पार, आगे की ज़िंदगी कैसे जिए। तो फिर मैंने बीए प्राइवेट की और उसके बाद बीए प्राइवेट के साथ साथ मैं गुजरात चला गया। वहाँ पर हमाली का काम करने शुरू हो गया। गुजरात की ऐसी कोई मतलब मंडी नहीं है, धान मंडी, वहाँ पर मैं गया नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। एक बात पूछना चाहूंगा, कुछ मित्र जो है वो अनजान होंगे इस शब्द से कि हमाली क्या होता है, तो हमाली के बारे में थोड़ा सा बताइए। हमाली दोस्तों क्या होता है कि वो हमारे होते हैं नहीं धान मंडी, अपन कहते हैं गंज वगैरह। तो गंज में क्या है कि बोरिया उठाने का काम होता है। वो रात और दिन एक ही काम होता है। फिर मतलब अपन पढ़ाई करते हैं ना कि अब बच्चे पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़े, आप कहते हैं कि मैं 7 से 7 घंटा पढ़ना, तो 107 ही पढ़ता है, 107 घंटा पढ़ना पड़ता है। बाकी वहाँ पर काम बोरिया उठाने का काम 16-17 घंटा रोजाना का होता है और उसमें हर आदमी थक जाता है। थकने के बाद भी उसको काम पैसे दिखते हैं, इसलिए वो पैसे के लिए लालच में वो थकता नहीं है, बाकी शारीरिक रूप से थक जाता है उसमें। तो कहने का मतलब जो है आपका जो संघर्ष है बताता है कि जो जिंदगी है ना वो बहुत कठिन है और इन कठिन परिस्थितियों से भी आपको लड़ना पड़ता है। और जब आप इन संघर्ष करते हुए इन कठिन परिस्थितियों से लड़ेंगे तभी आप सफल बन पाएंगे। तो मैंने बताया कि संघर्ष जो है वो आपकी जिंदगी के वो रंग है जिससे आपकी जिंदगी जो है वो रंगीन दिखाई देती है। संघर्षों के साथ में, मजे के साथ में जिए। अगला जो जैसे काफी दोस्तों का जो प्रश्न रहता है कि शुरुआती जो आपकी जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी में जो आपका स्तर था पढ़ाई का वो कैसा था, किस प्रकार का अध्ययन रहता था उस समय, उसके बारे में वाकिफ करवाएं। सर मेरी वैसे शुरुआती प्राइमरी पढ़ाई मेरी गांव से हुई, कमटाई से हुई, 8वीं पास। और 8वीं पास की उस टाइम मैं 6ठी 7ठी 8वीं में पढ़ता था। तो मेरे प्रिय गुरुजी है घुमनाराम जी लेगा, वर्तमान में DYSP अजमेर कार्यरत है और उससे भी मैं प्रभावित हुआ। और उनके बाद में 10वीं की और फिर 12वीं पास की, वो भी मैं बिगड़े हालात में की क्योंकि घर के हालात सही नहीं थी, इस कारण मैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पाया। इस कारण मेरे 10वीं में परसेंटेज भी 47% ही है और 12वीं में 53% से की है। आगे की फिर बीए वाला प्रोसेस प्राइवेट ही चला। तो कहने का मतलब आप जान सकते हैं कि जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी और कॉलेज लेवल में जो है स्तर कैसा था और आज जो धमाका है वो कैसा है।
कहने का मतलब आपने पिछले समय में आपने कैसा अध्ययन किया था, किस प्रकार की आपकी स्टडी थी, वो मायने नहीं रखती है। आप वर्तमान में क्या कर रहे हो वो ज्यादा मायने रखता है। तो वर्तमान में ध्यान दीजिए, आपका भविष्य जो है बहुत अच्छा होगा, सुनहरा होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि मतलब आप जब तैयारी कर रहे थे, देखो कई कैंडिडेट के सामने ये समस्या आती है कि धन संबंधी प्रॉब्लम भी होती है, परिवार की परिस्थितियां भी होती है, जिसके जिसके कारण वो क्या थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता है, तैयारी कर नहीं पाता है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां जो है वो आपके सामने कैसी आई और किस प्रकार से उसका आपने सामना किया? वैसे परिस्थितियां हर व्यक्ति के आती हैं। कईयों के संघर्ष की कहानी ज़्यादा लंबी खिंच जाती है, परंतु मेरी ज़्यादा इतनी लंबी नहीं थी, क्योंकि मैंने बीए 2013 में की और फिर बीएड मैंने 15 में कर ली और एमए मेरी 17 में हुई है। वैसे परसेंटेज के हिसाब से तो मेरे बीए में 48% ही है। और हकीकत बात तो ये है कि मैंने असफल भी लगातार होता ही आ रहा हूँ। 2014 में पहला एग्ज़ाम दिया है, कंपटीशन एग्ज़ाम मैंने पहले ही दिया 2014 में, पुलिस भर्ती वाला, तो उसमें भी मैं असफल रहा था। फिर लगातार जेल प्रहरी, पटवारी, आगे वन रक्षक, वनपाल, उसी में भी मैं लास्ट मेरिट में बाहर हो जाता। तो फिर मैंने देखा इसकी दिक्कत क्या है, तो फिर मैंने सोचा, एक दिन विचार आया कि अब ऐसे तो कुछ नहीं होगा, वैसे कैसे ही करके अपने कर्ज लेके भी अब पढ़ाई करनी है। सिर्फ गुजरात वाला काम वगैरह वगैरह ये तो चलता रहेगा, इसको ध्यान में रखेंगे तो फिर पढ़ाई एकाग्रता होकर नहीं कर सकते अपन। तो फिर मैंने इस विषम परिस्थितियों से किसी दोस्तों से वैसे कर्ज लेकर किसी भी हालत में मैंने बस अब करनी है तो एकाग्रता होकर पढ़ाई करनी है। मतलब मेरे बीएड हुई 2015 में और 2016 में मैंने अगस्त 2016 में सेकंड ग्रेड की भर्ती आई, उससे लगाकर शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ केवल शुरू कर दी पढ़ाई मैंने। और अगस्त 2016 से लेकर 9 जनवरी 2020 तक मैंने केवल शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी की थी, और उसमें आज वो वर्तमान में आप परिणाम देख ही रहे हो। कहने का मतलब इन्होंने ठान लिया था कि मुझे कुछ करना है, और जब आप ठानते हो ना तो वो अवश्य होता है। आपकी चाहत तो होनी चाहिए, आपका जुनून होना चाहिए, और वो जुनून आपको आगे लेके जाता है। तो इन्होंने ये जो चीज़ है वो ठान ली थी, और इसका परिणाम आपके सामने है। मेरे कई दर्शक ऐसे हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो मेरे इंग्लिश चैनल पे आता है वो रीट के अभ्यर्थियों का ही आता है। तो मैंने सुना है आपने भी रीट के 2 एग्जाम दिए हैं, तो किस प्रकार का रीट का अनुभव रहा वो स्पेशली बताएं। रीट का अनुभव मेरे पास है, क्योंकि 2015 में, हकीकत बात तो बताऊं तो रीट 2015 वाली मैंने इग्नोर ही कर रखी थी, क्योंकि बाकी वाले कंपटीशन भीड़ ज़्यादा देखी मैंने। तो भीड़ ज़्यादा देखने पर मैं डीमोटिवेट हो गया, और घर वालों ने भेजा कि आप तेरे पास डिग्री आ गई है तो तू अब रीट वाली भर्ती आ गई और तैयारी कर ले। तो ठीक है, मैं चला गया बाड़मेर, गया वहाँ पर बेचा रहा, महीना एक रहा है, अब तैयारी करे तो कैसे करे। तो मैं चला गया गुजरात, तैयारी की नहीं, और वापस मैं एग्ज़ाम हुआ उससे एक दिन पहले ही आया था। फिर एग्ज़ाम हुआ और दूसरे दिन मैं घर आ गया। घर वालों ने पूछा एग्ज़ाम कैसा हुआ, तो मेरा एग्ज़ाम, मैंने कहा ठीक हुआ, क्योंकि मेरे को पता है 1 महीने से मैं क्या कर सकता था, मैं भीड़ से डर गया था। तो फिर और मैंने फिर ठाना कि घर वालों की कोशिश है, इनके हौसले बुलंद है कि ये बच्चा मतलब बेटा तैयारी कर सकता है। तो उन्होंने कैसे भी करके घर का गुजारा वैसे तैसे करके वो चलाते ही थी, क्योंकि मेरे माताजी की वो पेशेंट है, मेंटली पेशेंट है, इसलिए वो दवाई आती है हमेशा, हर महीने की आती है 2000-2500 रुपये की। तो फिर कैसे, मेरे को भी मन में हुआ कि अब पैसे भी नहीं है, कैसे करें तैयारी। तो मैंने किसी दोस्तों से पूछा कि अब तैयारी करनी है मेरे, अब कैसे करें और कैसे नहीं करें। तो उन्होंने कहा आप ये काम वाला झंझट छोड़ दो और सिर्फ पढ़ाई में लग जाओ, कर्ज हो तो आर्थिक सहयोग से किसी से हिसाब से आप मतलब दूसरे दे सकते हैं। तो फिर मैंने अगस्त 2016 के बाद में लगातार स्टडी शुरू कर दी शिक्षक भर्ती के लिए, और उस एग्जाम में, क्योंकि पहले ही एग्जाम था इसलिए मैं असफल रह गया था। फिर 2017 एंडिंग में रीट की भर्ती आई थी, उसमें मैंने वहाँ पर मैं उस टाइम दैनिक भास्कर में सिक्योरिटी गार्ड बाड़मेर में कार्यरत था, वहाँ पर नौकरी करता था, वो भी छोड़ दी और फिर मैं लग गया एग्जाम में। तो उसमें मेरे लगभग 117 नंबर आए थे, और वेटेज के कारण मैं बीए में परसेंटेज के हिसाब से मेरे कम थे, इस कारण मैं वहाँ पर असफल रह गया। और फिर आगे लगातार फिर मेरे एक मुलाकात हुई, गंगाराम जी मित्र हैं गोदारा, हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने कहा एक भाटिया आश्रम है, उनके भी एक भाई है हीराराम जी गोदारा, वो वहाँ से सेलेक्ट है 2016 की भर्ती में सेकंड ग्रेड में। तो उनकी बदौलत गंगाराम जी ने कहा था कि आप चले हुक्माराम जी भाटिया आश्रम चलते हैं, वहाँ पर क्या होता है। फिर वहाँ पर रीट की तो आप वेटेज के कारण मैं पीछे रह गया और वहाँ चला गया भाटिया आश्रम फिर। अच्छा, तो कहने का मतलब इन्होंने रीट के 2 एग्जाम भी दिए हैं और काफी अच्छा स्कोर किया था। 2017 वाली वैकेंसी थी, लेकिन जो वेटेज है ना उसकी मार बहुत बड़ी,
और ये मार पड़ी तो ये मतलब जो आपका इनका जो संघर्ष था उनको और ज़्यादा मजबूत किया और वापस जो है वो तैयारी के लिए भाटी आश्रम चले गए। तो भाटी आश्रम का आपकी सफलता में कितना बड़ा योगदान है, एक बार जरूर बताएं। सर भाटिया आश्रम में पहली बात तो कहूँ, हमारे बाड़मेर के बंदे भाटिया आश्रम में सबसे पहले हमारे यहाँ सतपाल जी जाट है, वो सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आई थी 2016 में, उसमें 37वीं रैंक से सिलेक्ट होके आए थे। तो हमें भी लगा हम भी क्यों नहीं, वो भी हमारे गांव के ही वहां से सिलेक्ट होकर आए, तो हम भी एक दिन कुछ रैंक के साथ अपना परिणाम बताएंगे। उससे मेरा एक जोश बन गया। और फिर एक मित्र है गंगाराम जी, उन्होंने कहा कि भाटिया आश्रम में अपने अकॉर्डिंग फीस भी नहीं है, नाम मात्र की फीस है, मात्र 250 रुपये है, और फिर मटेरियल भी ज़्यादा देते हैं, वो मटेरियल 250 से भी ज़्यादा आता है, और एक मार्गदर्शन रूप में वो कहे तो अपने शेड्यूल बनाना नहीं पड़ता है, वो बना के देते हैं अपना। तो फिर क्या होता है, 13-14 घंटा पढ़ना ही पड़ता है, और उस हिसाब से अपने वहाँ वो हमारे गुरुजन है भाटिया आश्रम के संस्था प्रधान है, वो संस्थापक है अपने भाटिया आश्रम प्रवीण जी भाटिया, उसमें सेकंड ग्रेड में उन्होंने उन्हीं के मार्गदर्शन के अनुसार हमने रीडिंग की, और सेकंड ग्रेड में हम लग के एक ही रूम से चारों बंदे सेलेक्ट हुए थे। वो ये एक गंगाराम जी गोदारा, धर्मेंद्र जी गोदारा भियाड़, और जोगाराम जी गोदारा बाटाड़ू। तो हम चारों एक ही रूम में रहते थे भाटिया आश्रम में वहाँ पर, और एक ही रूम से चारों बंदे चयनित हो गए, और फिर वापस आ गए घर पर। और बाद में घर आने पर सोचा कि 2018-16 में मेरिट रही थी 321 की, और हमारे नंबर बन रहे 310, तो सिलेक्शन होने का थोड़ा डर था कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो मेरे एक मित्र है, प्रिय मित्र धर्मेंद्र जी गोदारा भियाड़ वाले, तो उन्होंने कहा कि अपन चलते हैं हुक्मराम जी के वापस भाटिया आश्रम जाने से ही अपना पार लगेगा। तो हम चले गए वापस भाटिया आश्रम। मैंने कहा मेरी घर की परिस्थिति डाउन है, मैं कैसे चलूँ, अब मैं नहीं चल सकता, कोई रोजगार होगा पार्ट जॉब में मैं पढ़ूंगा साथ साथ में। तो फिर क्या हुआ कि पार्ट जॉब में तो धर्मेंद्र जी का आपका सहयोग मैं पूरे तौर से दे दूंगा, बाकी घर वालों को आप छोड़ दो। तो ठीक है चलते हैं। तो फिर हम 4 महीने ही बचे थे फर्स्ट ग्रेड की भर्ती होने में, और 4 महीने जम के तैयारी की, और डेट आगे सरकी या रद्द हो गई एग्जाम, उस डेट को होना था और नहीं हुआ। फिर हमने जम के और तैयारी की थी, और फिर 9 जनवरी को एग्जाम हुआ 2020 में। लगातार हमारे फर्स्ट ग्रेड में जो सहयोग रहा था, हमारे एक तो गंगाराम जी थे आर्थिक सहयोग से, एक धर्मेंद्र जी थे, और बाकी 2018 में हम 2019 में गए थे, मार्च में गए हुए, और वापस 9 जनवरी को ही घर आए थे, एग्जाम देख के ही आए थे, पहले आए नहीं थे। और वहां पर हमारे गुरुदेव से जो हमारे बैच संचालन करता थे हमारे आदरणीय गुरुदेव सुमेर सिंह जी शेखावत, उनका बहुत मार्गदर्शन अच्छा रहा, अनुशासन के हिसाब से हम पढ़े और हम सफल हो गए। तो कहने का मतलब आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको करा, एक रणनीति बनाकर किया, तो जो है आपको सफलता मिली। एक चीज हमारे दर्शकों का काफी जो है प्रश्न रहता है, मैंने भी रीट 2018-17 वाला जो एग्जाम दिया था, सिलेक्शन भी हो गया, और उसमें जो है मैंने कोचिंग भी करी थी। तो ज़्यादातर जो दर्शकों का रहता है कि भाई कोचिंग करे कि नहीं करे, या फिर जो आप भाटिया आश्रम जहाँ पर आपने जो है अपनी स्टडी करी है, तो वहाँ पर एज ए कोचिंग करवाते थे या फिर बताते थे, तो किन चीज़ों का ज़्यादा रोल रहता है वो चीज़ भी बता। सर मैं ये दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कोचिंग और हमारे वहाँ भाटिया आश्रम जो संस्थान सेवा संस्थान है उसमें बहुत अंतर है। अब अपन देखते हैं यूट्यूब पर देखते हैं, मान लो कोई पढ़ता है रीडिंग करता है तो यूट्यूब पर देखने लग जाता है, एक टक नजरों से देखता है, या कोचिंग में चला जाता है तो वह एक टक नजरों से देखता है, 6-7 घंटे रीडिंग करवाते हैं। अपनी कैप्चर शक्ति कितनी है कि उस नजरों को एक ही टक से देख के अपन कैप्चर कर सकते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ कि यूट्यूब और ये कोचिंग संस्थान है अपने मार्गदर्शन के रूप में काम आ सकते हैं, बाकी अपन वहां से अपना सफलता पा सकते हैं ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोचिंगों में वो पढ़ाते हैं, अपन तो देखते हैं पढ़ते कहाँ हैं, वो पढ़ाते हैं अपन 1 घंटे का मटेरियल याद कर सकते हैं, बाकी तो खुद ही पढ़ना पड़ता है। तो इससे ऐसा है भाटिया आश्रम में वो शेड्यूल देते हैं और पेपर करवाते हैं डेली के, वो कहते हैं कि 13-14 घंटा आप पढ़ोगे, खुद मटेरियल तैयार करोगे या अपना खुद नोट्स बनाओगे तो ही सफलता पा सकते हो। और सिर्फ मैं 1-2 लाइनों में कहना चाहता हूँ कि भाटिया आश्रम और कोचिंग संस्थान या यूट्यूब चैनल में इतना ही अंतर है, वो खुद वहां पर खुद पढ़ना पड़ता है और संस्थानों में और कोचिंगों में वो पढ़ाते हैं, अपने एक तरीके से देखते रहते हैं, बस यही है सफलता का राज। बस तो मित्रों मैं बार बार यही कहता हूँ कि सेल्फ स्टडी का जो रोल रहता है ना वो बहुत ज़्यादा रहता है, और सेल्फ स्टडी से आप जितना अध्ययन कर पाते हैं बाकी चीज़ों में नहीं हो पाता है। और ये चीज़ ये बता रहा है कि भाटिया आश्रम में जो है वो आपको बताते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है ना, क्वालिटी वाला मैटर पढ़ाते हैं। तो हाँ एक सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बंदे पढ़ रहे हैं
हाँ, मार्गदर्शन के रूप में आप किसी से सलाह ले सकते हैं, मार्गदर्शन। और मित्र मंडली आपकी एकदम सकारात्मक होगा और वैचारिक मतलब अपन को हिम्मत बंधाने वाले होने चाहिए। बाकी अपन जो मटेरियल पढ़ते हैं उसमें अपने ऑथेंटिक बुक ही चयन करके पढ़नी चाहिए। बाकी ये कोचिंग संस्थान वाले, कुछ यूट्यूब वाले ये अपने नोट्स बताते, वो तो दूसरों के बनाए हुए नोट्स होते हैं, खुद आपने कब तैयार किए। अब अपन को एक ही मकसद रखना है कि अपने ऑथेंटिक बुक चयन करके और उन्हीं को ही पढ़ना है बस। तो मैं बार बार कहता हूँ, यूट्यूब पर अपना समय बिल्कुल ही खराब मत कीजिए, सोशल मीडिया से दूर हो जाइए और जितना आप अपना फ़ोन अपने से दूर रख सकते हैं अपना रखिए। एक चीज़ जिसका इन्होंने जिक्र किया कि नोट्स और टेस्ट पेपर, इनका कितना रोल रहता है वो चीज़ भी जानते हैं। नोट्स आपने बनाए थे कि नहीं बनाए थे, क्या रोल रहता है इन चीज़ों का? हाँ, हम पहले तो 2018 में जब भर्ती आई थी उससे पहले नोट्स हम जानते ही नहीं थे कि नोट्स कोई कोई बनाता है, कोई शिक्षक या कोई सफल व्यक्ति बनाता है, अपन से बनता ही नहीं है। ये मैंने अब 2018 भर्ती आने के बाद मैं भाटिया आश्रम वहाँ चला गया तो वहां पर मालूम हुआ कि ये नोट्स ही अपने में से ही कोई बनाता है, तो क्यों ना अपन खुद ही बनाए नोट्स। वहां पर नोट्स का भी रोल रहता है और वहां पर डेली टेस्ट होते हैं, नहीं अपने वो प्रैक्टिस हो जाती है। जब आरपीसी या कोई बोर्ड एग्जाम लेता है तो अपने एग्जाम देते हैं और एग्जाम हॉल में जाते हैं तब अपने डर जाते हैं, वो वाली नौबत वहां पर खत्म हो जाती है, क्योंकि 15 दिनों से बड़ा टेस्ट होता है और उन्हीं के रूल्स के आधार पर ही होता है। और फिर हम ओमार सीट पर भर के आ जाते हैं और फिर अपना रिजल्ट जारी होता है, उसी के अनुसार नेगेटिव मार्किंग होती है और उसी के अनुसार अपना रिजल्ट जारी होता है और रैंक लगती है। उससे हमारा क्या मनोबल बढ़ता रहता है, अब की बार एग्जाम है और अच्छी रैंक सुधार करेंगे और अच्छी रैंक सुधार करके ऐसे करके अपना मतलब पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। जो मैं बार बार ये चीज कह रहा था कि टेस्ट पेपर जो है वो आपको पहले बता देते हैं कि एग्जाम हॉल में क्या करना है, किस प्रकार से प्रश्न करने हैं और प्रश्न करने के जो तरीके हैं वो किस प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। समय समायोजन आपका इसके अंदर अंतर्गत आ जाता है। तो ये चीजें जो है वो आपकी जो कमियां है वो टेस्ट पेपर से दूर हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा जब आपका अंतिम समय है टेस्ट पेपर दीजिए। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि कभी कभार आपके जैसे मान लो ये भी विचार आया होगा कि चलो तैयारी कर रहे होते हैं और कभी कभार ऐसा फील हो जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, या फिर ऐसा कभी महसूस हुआ होगा कि चलो छोड़ देते हैं, क्या करें यार, हो नहीं रही है, इतने घंटे पढ़ना मतलब बहुत ज़्यादा होता है। और कहने का मतलब जो कैंडिडेट जो 3-4 महीने तक जो है वो मोटिवेशन बनाए नहीं रख पाते हैं। शुरू से जब तैयारी करने लग जाते हैं तो एकदम जोश से भर जाते हैं, चलो अभी तैयारी करते हैं, लेकिन जब वो तैयारी करने लगते हैं धीरे 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 वो क्या है डीमोटिवेट हो जाते हैं और एक अंत तक यानी एग्जाम तक वो उसको बरकरार नहीं रख पाते हैं। तो उस चीज़ के बारे में क्या कहेंगे? अब क्या है कि अपना तैयारी करते हैं तो मान लो अब तैयारी अपने शुरू ही हुई है, मान लो अपना बीएड या डिग्री हो गई, बाद में अपना कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने लग जाते हैं, मान लो अपना असफल भी हो जाते हैं, कोई मतलब जो तरीके से पढ़ता है तो वो सफल भी हो जाता है, शुरू में ही तरीका मिल जाता है या मित्र मंडली अच्छी मिल जाती है तो वो पहली बार में ही सफलता हासिल करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे गंगाराम जी पास में बैठे हैं, ये मित्र है, इनकी बीएड हुई थी लगभग 17 एंडिंग में और 18 में इनका रिजल्ट आया और 18 में भर्ती आ गई सेकंड ग्रेड की, और हमारे साथ में जुड़ गए और इन्हीं की बदौलत मेरा भी हुआ और मेरी बदौलत इनका भी सिलेक्शन हो गया 2018 वाली भर्ती में। अब मेन बात है अपन क्या है कि लगातार प्रयत्न करते रहते हैं और असफल होते ही जाते हैं, तो अपने एक मित्र मंडली या अपने गुरुजन से एक बार या घर वालों से एक बार फोन पर बात कर लेते हैं, फिर अपना हो जाते हैं कि अपनी सफलता के लिए सब उड़ीक रखते हैं, तो अपने हिम्मत बन जाती है। उनका सहयोग और हिम्मत बंधाना दोस्तों का काम होता है और दोस्त भी ऐसे होने चाहिए अपने सकारात्मक सोच वाले, हिम्मत बंधाने वाले, और अपने आप कॉल करके अपने याद दिलाने के आपको पढ़ना है और आपको सफलता हासिल करनी है, कुछ अपने मान सम्मान बढ़ाना है समाज में या माता पिता का सिर ऊंचा करना है, तो आप मतलब हिम्मत ऐसे कैसे करके अपनी हिम्मत बनानी है, बस वो अपने सहयोग रहता है मित्र मंडली का। मित्र मंडली में बात कहूँ तो हमारे मित्र रही है, प्रिय मित्र रहे धर्मेंद्र जी गोदारा और गंगाराम जी गोदारा, और सहयोगी रहे हीराराम जी गोदारा जो टाकू में वर्तमान में प्रधान अध्यापक है साडो गिडानी, और सतपाल जी बटेसर है वो एचएम सेकेंडरी अब वर्तमान में लगे हुए। और बाकी वहाँ भाटिया आश्रम में की गए तो हमारे आदरणीय गुरु प्रवीण जी भाटिया और सुमेर सिंह जी शेखावत, उनका सहयोग हमारी लाइफ ही बदल दी उन्होंने, वो उन्हीं का सहयोग है। बस नकारात्मकता तो अपने लानी ही नहीं है, नकारात्मकता आए तब किसी से बात कर लो या किसी से हिम्मत बंधाने बांध लो, ऐसे दोस्त को कॉल करना कि अपने कुछ बाकी वाली अपने जो किसी लगातार असफल होता जा रहे हैं उनका उदाहरण ले लो, नकारात्मकता आपके आएगी नहीं। बस कहने का मतलब है जो आपकी मित्र मंडली है ना, अगर वो पॉजिटिव सोच रखने वाली हो ना, तो कुल मिला के आपके अंदर भी जो है पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और वही आपको सफलता दिलाता है, वही आपको एग्जाम समय तक बनाए रखता है।
ठीक है ना। तो जितने भी नेगेटिव विचार हैं उनसे दूर रहिए। अब हम जानेंगे इनके जो करीबी मित्र रहे हैं, बहुत ज्यादा करीबी रहे हैं, और जितना ये जानते हैं उनसे भी ज्यादा इनके बारे में ये जानते हैं। तो इनके बारे में थोड़ी बहुत बातें ये बताएंगे कि शुरुआती समय इनका कैसा था और अंत में सफलता मिली तो जो डंका बजा वो किस प्रकार से बजा। सर मुझे आज बड़ी खुशी है कि मेरे मित्र हुक्माराम जी स्कूल वेकेता भर्ती परीक्षा 2018 में 34वीं रैंक से चयनित थे। तो मुझे बहुत बड़ी खुशी है क्योंकि मेरे साथ रहने वाला बंदा एक 34वीं रैंक से सेलेक्ट होता है तो खुशी तो होती है। खुशी तो होती है। मैं उन्हें बहुत करीबी से जानता हूँ। मेरा और इनका प्रत्यक्ष रूप से पहले ज़्यादा संपर्क नहीं था, लेकिन मेरा 2015 के बाद मैं इनके करीब जुड़ गया। मैं बीएड करने जोधपुर चला गया, उनके बाद मैं इनके साथ बाड़मेर 17 एंडिंग में आ गया और बाड़मेर मैंने साथ रहना शुरू कर दिया। और थोड़ा थोड़ा उस टाइम मेरी पहली तैयारी शुरू थी। पहले मैंने कभी पढ़ाई नहीं, ना ही मैंने कोई एग्ज़ाम की तैयारी की, ना ही कोई एग्ज़ाम दिया। वैसे कोई एग्ज़ाम दे के आ जाता तो बिना तैयारी में एग्ज़ाम दे के आ जाता ला। लेकिन बाद में हुक्माराम जी की मेहनत देख के मैं ही बड़ा प्रेरित हुआ कि ये इन विकट परिस्थितियों में तैयारी कर सकते हैं। तो मेरी तो स्थिति ठीक है, मैं तो तैयारी अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। तो उनको बाद में मैंने बोला अपने एक भाटिया आश्रम सूरतगढ़ के अंदर है, वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई, मेरा भाई वहाँ से सिलेक्ट होके आया है तो वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, हुक्माराम जी आप चलें। तो हुक्माराम जी ने कहा नहीं मैं नहीं चलूँगा, वहाँ पर मेरे पास पैसे नहीं है, खर्चा नहीं है। मैंने कहा आप वो छोड़ो, खर्चे वाली मैं सब संभाल लूँगा, लेकिन आपको चलना है, मेरे को रूम पार्टनर चाहिए। बस रूम पार्टनर बनाऊँगा तो मैं आपको ही बनाऊँगा। तो मैं जोधपुर चला गया। मैंने 10 दिन वहाँ जोधपुर वेट किया। बाद में इन्होंने हाँ भर लिया कि मैं आ रहा हूँ। तो हम दोनों सूरतगढ़ वहाँ चले गए। 6-7 दिन वहाँ का मॉल देखा, मैं लगा हम यहाँ टिक के पढ़ाई कर सकते हैं। और फरवरी 2018 में वहाँ चले गए और वापस हमने घर का और प्रस्थान तभी किया जब एग्जाम देने हम बाड़मेर आए। 7.5 महीनों की तैयारी के अंदर हमने इतनी जमा के पढ़ाई तैयारी की कि हमें कोई दुनिया की ताकत 2018 वाली भर्ती से रोक नहीं सकती है। फिर रिजल्ट आया मार्च 2020 के अंदर। हम जिस रूम में हम चारों मित्र रहते थे चारों सिलेक्ट हो गए। और हुक्माराम जी उस समय मैं बता दूं, हुक्माराम जी उस समय घर नहीं थे। मैंने 7 बजे कॉल आया मित्र का कि रिजल्ट आ गया। मैंने मेरा रिजल्ट देखा तो सिलेक्शन हो गया था। मैंने इनका कॉल नहीं मिला तो मैंने इन घर वालों को फोन किया तो उन्होंने कहा रोल नंबर तो क्या है हम जानते नहीं है क्या होता है क्या नहीं, लेकिन वो गुजरात हैं काम पर। तो मैंने कहा आप एक फाइल है, उनको मैं इतना इनको करीबी से जानता हूँ कि इनकी कौन सी वस्तु किस जगह रखी है वो मुझे मालूम है हर चीज। तो मैंने इनके पिताजी को फोन किया, एक फाइल है, फाइल के अंदर ऊपर ही ऊपर इनका एक प्रवेश पत्र रखा हुआ है, वो मुझे आप उसके ऊपर फोटो के ऊपर नंबर है वो मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने इनके पिताजी थोड़े शिक्षित है तो उन्होंने मुझे रोल नंबर दे दिए। तो मेरा मोबाइल चालू ही था, मैंने रिजल्ट देख के कहा, मैंने कहा सिमनाराम जी आपके बच्चे की 237वीं रैंक से सिलेक्शन हो गया है। और मेरा भी उस भर्ती में सिलेक्शन हो गया था और चारों मित्रों का हो गया। तो बाद में मैं कॉल टू कॉल मिलाता रहा लेकिन हुक्माराम जी का कॉल मिला ही नहीं। 11:30 बजे उनसे बात हुई। मैंने कहा हुक्माराम जी आपका 237वीं रैंक से चयन हो गया है। तो उन्होंने कहा आपका, मैंने कहा मेरा भी हो गया। तो उन्होंने मुझे बहुत बधाई दी। उस टाइम से मैं बड़ा खुश हूँ। मेरा सिलेक्शन हुआ है तो बस हुक्माराम जी की वजह से हुआ है। इनकी सोच, इनकी पढ़ाई, इनकी मेहनत देख के मैं भी प्रेरित होता। इनसे 2 घंटे ज़्यादा पढ़ने की सोच था। हुक्माराम जी सोच जाते तब मैं इनसे बाद में सोता, क्योंकि इन्होंने पिछली 2016 वाली तैयारी कर रखी है, उन्होंने ज़्यादा पढ़ रखा है और मैं तो एक नया बंदा था। तो मैं इनसे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता था और हमेशा हमारे अंदर ये ख्याल आते थे। जैसे हमारे 2016 में हिस्ट्री लेक्चर सतपाल जी 37वीं रैंक से थे तो हम और हुक्माराम जी हमेशा चर्चा करते रहते थे कि हुक्माराम सतपाल जी ने ऐसा क्या खाया है, क्या पिया है, उन्होंने 37वीं रैंक प्राप्त कर सकते तो अपन क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो हमारे अंदर ये ख्याल आते रहते, हम हमेशा चर्चा करते रहते थे। उन्होंने कर दिया, ये वो कौन सी प्राणी, उन्होंने क्या संदर्भ पर जन्म लिया था, जन्म तो इस धरती पर लिया है, वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो हमने ठान ली थी कि बन के ही घर जाना है। तो हम चारों मित्र धर्मेंद्र जोगाराम चारों का मिलन हुआ। हमारे चारों की इतनी सोच सकारात्मक थी, विचार आपस में मिलते थे और सबसे ज्यादा इसमें चारों से ये हमें फायदा मिला कि हम ग्रुप डिस्कस करते थे और ग्रुप डिस्कस ही हमारे सफलता का सबसे बड़ा रहस्य था, मुख्य बिंदु था हमारा। कुल मिला के ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि वहां पर जो आपने पढ़ रखा होता है वो सारी चीजें आप वापस रिवाइज करते हैं, बताते हैं और आप के सामने वाले ने जो पढ़ रखा होता है वो आप उनसे जान पाते हैं। मतलब कुल मिला के जो चीज आपने नहीं पढ़ी है ना वो अपने मित्र से आप
जान पाते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा समय तक याद भी रहती है। एक सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जब हम बाढ़ में रहते थे उस टाइम हमारे एक करीबी दोस्त थे सोनाराम जी बेनीवाल करके, वो सोडियार के, वर्तमान में वो गणित में है, 2nd ग्रेड लगे हुए वरिष्ठ अध्यापक है। और उनका सहयोग हमेशा तत्पर रहते थे। हम वो बाढ़ में बैठे रहते और हम सूरतगढ़ रहते थे, तो भी उनका साधना में एक बार कॉल आता था कि हुक्माराम जी आपको पढ़ना है और पढ़ना है, आपको इस आपके पिताजी को कुछ खुशी देनी है तो आप सफल हो गई दो बस। ये उनकी मोटिवेशनल मतलब हर हमेशा वो तत्पर रहते थे, कॉल करते थे हमको। तो कुल मिला के यदि आपके अंदर चाहत है, आपके अंदर जुनून है, आपकी नौकरी पाने की चाहत है ना, तो बाकी लोग भी आपका खूब जो है साथ देते हैं, खूब आपको आगे लेके जाने के लिए प्रयास करते हैं। इसी प्रकार इनके पीछे ऐसे कई लोग थे, इनके ऐसे चाहने वाले जो इनको प्रयास कर रहे थे कि इनका जो है वो नंबर आ जाए, और उनकी दुआएं काम कर गई। और दुआएं काम कर गई तो ऐसी कर गई कि पूरे राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड में जो है 34वीं रैंक, और बाड़मेर जिले में 2री रैंक, यानी गुणीसा राम जी के बाद में बाड़मेर जिले में यदि दूसरे पायदान पर जो है वो हुक्माराम जी है इतिहास विषय से। ठीक है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद हुक्माराम जी। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, जो कि हमारे रीट के जो अभ्यर्थी वो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि अभी उनके पास समय कम है, एग्जाम की डेट है वो घोषित होगी 25 अप्रैल, तो समय कम है। और इस समय में वो किस प्रकार से तैयारी करें कि जो उनका है वो अपना पूरा दे पाए। सिलेक्शन होना तो अलग बात है, लेकिन वो अपना 100% दे पाए। सर मैं रीट वाले युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि पहले तो अपने सिलेबस देख ले, एक साइड में कर ले, और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने पहले ऑथेंटिक पुस्तकें या कोई भी एनसीईआरटी की किताबें या अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें सुन ले और वो एक तरफ कर ले, और उनको साइड में करके बाकी वाला मटेरियल तो अपने रूम में ही नहीं रखना, या कोई किसी में बंद करके ऊपर रख दे, कहीं पर रख दे, साइड में रख दे। और फिर उन्हीं किताबों को बस बार बार कम से कम वही प्रयत्न रखे कि जो मोस्ट लगे वो किसी रजिस्टर में ऐड कर ले, नहीं तो फिर उन्हीं किताबों को बार बार कम से कम 6 बार रिपीट होनी चाहिए, किताबें ऑथेंटिक होनी चाहिए। और बाकी यूट्यूब वगैरह कहीं पर अपन कोचिंगों की लालच में जाते हैं कि कोचिंग नहीं हुई इस कारण हम पीछे रह सकते हैं, ऐसा सोचना ही नहीं। विश्वास खुद को होना चाहिए, अपने खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेरा ही होगा और किसका होगा। बाकी भीड़ तो होती है, अपन भीड़ से डर जाते हैं, भीड़ से नहीं डरना है, बस विश्वास और हिम्मत खुद को रखनी है। विश्वास टूटा नहीं, संतुलन बिगड़ा नहीं, बस यही बात कहना चाहता हूं कि अपने पर विश्वास, अटूट विश्वास रखना चाहिए। और विश्वास खो गए तो मान लो आप सिलेक्शन से दूर हो। विश्वास के साथ लग जाओ, अब टाइम कम है, और इसी के साथ आप किताबें जो पढ़ रहे हैं उन्हीं को कम से कम 6 बार रिवीजन करना। मैं एक ही टारगेट देता हूं, मतलब कि सब बार अपने सिलेबस को कवर करते हैं तो कोई चीज पीछे नहीं छूटती है, और किताब उसी में से ही आता है, कोई बाहर से नहीं आता है। बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि विश्वास जो है ना वो लंबे समय तक बनाई रखिए, और विश्वास में इतनी ताकत है कि वो आपको सफलता दिला के रखता है। तो विश्वास हर समय बनाई रखिए। और एक बात इन्होंने बताई कि बहुत कम मैटर ले, काम का ले, और उसका बार बार रिवीजन करे, और यही सफलता का मंत्र है। आपने बहुत ज़्यादा मैटर इकट्ठा कर लिया, सारी पुस्तकें कहीं से ला दी, जैसे मान लो कोई कह रहा है ये पुस्तक अच्छी है तो वो भी लेके आ गए, वो पुस्तक अच्छी है तो वो भी लेके आ गए। ऐसे करने से आप उलझ जाते हो, और ऐसे में आपका सिलेबस भी बहुत अच्छे तरीके से मतलब कंप्लीट नहीं हो पाता है। रिवीजन की तो बात ही अलग है। और एक चीज़ इन्होंने जो बताई वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर देने वाली बात, और मैं भी ये मानता हूँ कि मैंने भी दिए हैं। टेस्ट पेपर से जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। बार बार टेस्ट पेपर दीजिए, एक बार सिलेबस कर दीजिए, उसके बाद में टेस्ट पेपर दीजिए, और आपको पता लग जाता है टेस्ट पेपर में कि आपकी कौन सी कमियां रह रही है, कितने पानी में और कितने बार और भीड़ को आप कितना पछाड़ रहे हो, अपने टेस्ट से ही पता चलता है। टेस्ट से ही पता चलता है। मान लो कभी अपने टेस्ट में अपनी रैंकिंग में या कुछ सुधार नहीं हो रहा है तो उससे होपलेस नहीं होना है, अपने को हिम्मत बंधानी है कि अब की बार मैं इससे क्या है, आपकी रैंक इससे भी ऊपर लाऊंगा, बस हिम्मत रखनी चाहिए। हाँ, हिम्मत जो है वो आपको लंबे समय तक रखनी है, एग्जाम समय तक रखनी है, और ये चीज आपको करनी है, और आपको सफलता है वो निश्चित रूप से मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हुक्माराम जी का। आप और मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि मेरी सफलता का श्रेय मैं एक ही शब्द में कहना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी के बुलंद हौसलों से हुई है। बाकी मैं इस सफलता के कगार पर आज दिन तक नहीं पहुंच सकता और नहीं सपना देख सकता था, क्योंकि संघर्ष मेरे से भी ज्यादा उन्होंने पूरी जिंदगी में देखे हैं, क्योंकि परिस्थितियां तो हमारे है ही, मैंने आपको वाकिफ करवा दिया पहले। इस हिसाब से लास्ट सफलता का श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। और बाकी मेरी मित्र मंडली अच्छी थी, और मित्र हमेशा अपने नसीब से ही मिलते हैं, अपन को देखना पड़ता है अपने मित्र अपने ये काम के हैं या अपनी कोई अलग रास्ता है इनका, तो अपन को ही मतलब कीमत उनकी परखनी है, बाकी तो अपना दिमाग तो चलता ही है। वैसे सही है, कुल मिला के ये है कि आपको
पहचान होनी चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि जो आपका मित्र है वो आपका कितना सहयोगी है, कितना आपके बारे में सोचता है और कितना सही है। और रही बात दूसरी, जो भी आपकी सफलता होती है, छोटी हो या बड़ी, उसमें जो सबसे बड़ा जो कारण होता है वो आपका परिवार ही होता है, और उसकी वजह से ही आप जो है वो उस मंजिल तक पहुंच पाते हैं। जैसा इन्होंने बताया, परिवार की परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, फिर भी जो इनके पिताजी ने जो इनका हर पल साथ दिया, जो हौसला बनाया, उसकी वजह से वो आज इस स्थान पर है। बहुत बहुत धन्यवाद उकमाराम जी और गंगाराम जी जो इनके मित्र है, मेरे भी काफी अच्छे मित्र हैं और इनकी वजह से मैं इनसे मिल पाया। मैं इनको वैसे पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन गंगाराम जी से जब बात हुई तो इन्होंने कहा कि ये मित्र है, तो मैंने कहा चलो मैं इनका इंटरव्यू बताता हूँ, जो मेरे दर्शक हैं उनको इनके अनुभव का, इनके संघर्ष का जो है वो फायदा मिल सके। तो बहुत मैं कहना चाहता हूँ कि ये युवा लोग देखते हैं, सपना देखते हैं कि मैं भी ऐसा सफलता हासिल करके कुछ रैंक के साथ करूं, वो सपने देखते हैं, मतलब नींद में देखते हैं। सपने नींद में नहीं देखने चाहिए, सपने वो देखो कि अपने नींद ही नहीं आने दे, बस यही एक ही कारण हम आए। सफलता का राज यही है कि बस कठिन से कठिन परिश्रम करो और असफलताओं से ही अपने सीखो कि असफलता क्यों हुई है, कहाँ हुई है, उनको देख के ही आगे सफलता की मतलब मार्ग खुल जाएगा अपने आप। असफलताओं से जो हार जाता है वो सफलता के सपने ही न देखे, और इसीलिए इन्होंने कहा है कि सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो है जो नींद नहीं लेने देते हैं। तो बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। अब एक बात जो रीट के अभ्यर्थियों के बारे में, जैसा कि गंगाराम जी और हमने साथ में तैयारी की थी, मेरा सिलेक्शन हो गया था, गंगाराम जी कुछ नंबरों से रह गए थे और मेरे से ज़्यादा इनमें दिमाग है, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों जो है वो रह गई थी, और हो सकता है भगवान ने इनके लिए बहुत अच्छा सोच रखा था, जिसकी वजह से वो आज है वो वरिष्ठ अध्यापक है सामाजिक विज्ञान से। तो ये भी सामाजिक विज्ञान से रीट की तैयारी कर रहे थे 2017 वाली वैकेंसी में, तो वो अनुभव है वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। मैं रीट के अभ्यर्थियों को यही कहना चाहता हूं कि आप एक तो मटेरियल को सीमित रखें। मैं नहीं कहता हूं कि मैं जो बुक बताता हूं वही लाएं, आपको बुक जो अच्छी लगे, जैसे कोई ऑथेंटिक बुक है वही खरीदें, और ज़्यादा मटेरियल नहीं रखें। आप तैयारी करने से पहले, आप जिस दिन तैयारी करें उससे पहले आपको सिलेबस याद होना जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका सिलेबस क्या है, आपको सिलेबस दोबारा नहीं देखना पड़े, आपको मुख्य ज़ुबान याद होना सिलेबस जरूरी है। और उसके बाद आप अपनी 80 बुकें सुने, जैसे माध्यमिक शिक्षा की बुकों से मैं रीट में कुछ ज़्यादा SST वालों के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं समझता हूँ। माध्यमिक शिक्षा की बुकें सबसे अच्छी हैं, उन बुकों से पढ़ें, और जो उन बुकों के अंदर आपको मटेरियल नहीं मिल रहा है वो आप एक गाइड ले आए, और उस गाइड से वो जो मटेरियल उन बुकों के अंदर नहीं है वो ही मटेरियल आप गाइड से पढ़ें। बाकी मटेरियल NCERT और माध्यमिक शिक्षा की बुकों से ही पढ़े, और मटेरियल को जितना हो सके सीमित रखें। और नोट्स के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ, हर दुकान पर आपको नोट्स मिलेंगे, लेकिन वो नोट्स किसके? दूसरों के बनाए हुए, खुद के बनाए हुए थोड़े ही। जैसे मैं आज शारीरिक रूप से जैसे मैं थका हुआ हूँ, मैं कमलेश जी आपको कहता हूँ कि मेरे को बॉडी बनानी है, जितने पैसे सही है मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी बॉडी बनानी है, आप क्या करोगे? तो ये खाएंगे पिएंगे तो बॉडी इनकी बनेगी, मेरी थोड़ी बनेगी। तो इसलिए कि नोट्स दूसरों के अपने कैसे काम आएंगे, वो तो खुद को ही बनाने पड़ेंगे। जब तक आपने नोट्स बनाना नहीं सीखा है तो सफलता के आप दूर हो। खुद के हाथ के नोट्स बनाओ और उनको पढ़ो, वो ही आपको सफलता दिलाएंगे। मैं यही रीट के अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूँ। तो कुल मिला के इन्होंने जो बात बताई कि जो नोट्स है वो आपके हाथ के बनाए हुए हैं तो काम आएंगे, बाकी जो आप खरीद के लाते हैं उनका आपके लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो दूसरों के बनाए हुए नोट्स हैं। और जैसा इन्होंने बताया कि जो आप मटेरियल है वो कम सीमित रखें और उसी का ही बार बार रिवीजन करें। जैसा इन्होंने बताया कि NCERT और RBSC की किताबें यदि आपके सिलेबस में टॉपिक मिल जाते हैं तो वहीं से पढ़ें, और जो टॉपिक नहीं मिलता है वो आप गाइड से पढ़ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, सिलेबस जो बनता है वो NCERT RBSC की बुक से ही बनता है और सारा सिलेबस उसी में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी कोई टॉपिक रह जाता है तो गाइड से पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उकमाराम जी, आप साथ में जुड़े, और गंगाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। और मुझे आशा है कि इनके जो अनुभव का जो फायदा है वो आपको मिलेगा और लंबे समय तक आप तैयारी में जो है एकाग्र होकर के, कंसंट्रेशन होकर के तैयारी कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।